हेलो, मैं रोशनी बोल रही हूँ। अभी तक हमने आपको रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास 3 पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। जो हमने उसमें पीडीएफ नहीं डाले थे और मैंने सिर्फ वाचन किया था। इस पार्ट में मैं पीडीएफ के साथ वाचन करूँगी। तो सब जो हमारे एग्ज़ाम में नेट के पेपर में और कंपटीशन में अदर एग्ज़ामों में आते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अभी तक हमने आपको उसका वाचन किया, क्या क्या किया मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कौन कौन से शीर्षक किए। प्रथम संस्करण का वक्तव्य वाचन किया, जिसमें मेन था कि हिंदी साहित्य की केवल 4 पुस्तकें माने उन्होंने। विजयपाल रासो, हमीद रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध है। खुमान रासो, विशलदेव रासो, राज रासो, जयचंद्र प्रकाश जसचंद्रिका, परमाल रासो, अल्लाह, जिसको कोष्टक में अल्लाह का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियाँ आदि, विद्यापति पदावली। और मिश्र बंधु ने इस आदिकाल के भीतर इस पुस्तकों की और नामावली दी। मिश्र बंधु का भी इन्होंने इसमें वर्णन किया है कि इन्होंने और पुस्तकों का नाम दिया, जो है भागवत गीता, बुद्ध नावकर, वर्तमान समंतसार, पतली, अन्यायोग, जम्बूस्वामी राशा, रेवाती गिरिराशा, नेमिना जाओपाई, एस माल, उपदेश माल जिसको कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में 2 बातें पढ़ी थी, वाचन की थी। और उसके बाद अनुक्रमांक आता है, जिसमें आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल है। फिर काल का विभाग पढ़ा हमने, जिसमें आया कि इन्होंने 4 कालों को 4 भागों में विभक्त किया है। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, संवत 1375 1775। तीसरा उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल जो कहते हैं, जिसे संवत 1719 तक चला। आधुनिक काल, जिसे गतकाल कहते हैं, संवत 1900 से 1984 तक चला। तो जिस तरह से आपको दिया गया है, आदिकाल का वर्णन करने जा रहे हैं, जो आपके इसमें सीन में दिया गया है, जो जिसे वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो संवत 10 से 50 से 1375 तक माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। इसमें हम जा रहे हैं पढ़ने सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखिए। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का विभाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बोधों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो कहते हैं योगमार्गी और बौद्धों के 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण की ओर लगता है, जैसे उन्होंने लिखा। मंजू और भोज के समय संवत 1050, यानी मंजू और भोज का समय था संवत 1050 लगभग। तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाई जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। उन्होंने कहा हिंदी साहित्य का इतिहास जो 10 से 50 से 1375, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर, हिंदी का कहाँ से, महाराज भोज से लेकर हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराज भोज से लेकर हमीद देव के समय तक कुछ पीछे तक माना जाता है। हिंदी अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से माना, तो संवत 1050 से 1350 से महाराज भोज तक।
हमीद रासो से लेकर हमीद रासो तक माना जाता है। ठीक है, कुछ पीछे माना जाता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाते हैं और संवत 770 में भोज के पुरुष राजा मान के सभासद पुष्प नामक किसी बदीजन या दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती हैं। क्या है? बंदीजन दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताते हैं सभासद। शिव सिंह सरोज पर इनका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं। उन्होंने बंदीजनों ने दोहे के एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताया, लेकिन इनका कोई प्रमाण, देव सिंह सरोज ने बताया, लेकिन इनका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बांधती हुई पाते हैं। राजश्रित कवि और चरण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाए करते हैं, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या कथाओं का वर्णन भी किया जाता है। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। किसको लक्ष्य करके वीरगाथा काल कहे? ये कि प्रबंध परंपरा और रासों के नाम से पाई गई, जिसमें पराक्रमपूर्ण भी आश्रयदाता राजाओं ने पराक्रमपूर्ण चरित्रों का गाथाओं गाए थे। इसलिए दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्य सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो साहित्य सामग्री प्राप्त है, इसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध, यानी कुछ तो मान्य है, कुछ नहीं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृतिक भाषा, जो असंदिग्ध जिनको समझ नहीं आता, नहीं समझ साक्ष्य मिलता है, वो किस भाषा में? अपभ्रंश में है। प्राकृत अर्थात प्राकृत भाषा, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध है। बद्ध क्या है? हिंदी। कोष्टक में प्राकृत की रूढ़ी में बहुत कुछ बद्ध है। प्राकृत भाषा यानी हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय समाज के ठीक बोलचाल की भाषा नहीं, जिस समय की उसकी रचनाएं मिलती हैं, यह उस समय की कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे के हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप में आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस-घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चरण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के दो नमूने में पदों में मिलते हैं। वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे था, पोथियों में चलती रही। विक्रमा की 14वीं शताब्दी, विक्रम एक वो है जैसे सन और संवत होता है, 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा की कोई संवत सारंगधर हमीद की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। किसी भाषा में कर रहे थे? सारंगधर। चलहु वीर हमीद पावभर मेड़ी कंपई, दिगमग रह अंधार धूल सुरह अच्छा ई। चलहु वीर हमीद पावभर मेड़ी कंपाई, दिगमग पड़ आधार धूल सुरही अच्छाई। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकुरियाँ कर रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे। ये किसका है? सारंगधर चले वीर हमीद। और एक नार अचरज किया, ये है खुसरो की। सारंगधर की है
चलियो वीर हमीर। इसी प्रकार 15 शताब्दी में तो विद्यापति के बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृत भाषा पुरानी काव्य भाषा भी मानते हैं। अब विद्यापति के देखिए क्या था प्राकृत काव्य भाषा। बालचंद विज्जावई भाषा, बालचंद विज्जावई भाषा, दुह नहीं लगई दुजन हासा। बालचंद विज्जाई भाषा, दुह नहीं लगे दुजन भाषा हासा। अगर ये आए तो ये है विद्यापति के। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। कबीर क्या, अगिन जो लाग नीर में कंदो जली झारी। क्या, अगिन जो लाग नीर में कंदो जली झारी किसका है? कबीर का। उत्तर दक्षिण के पंडित रहे विचार विचार। क्या बोल रहे हैं कबीर? अगिन जो लाग नीर में कंदो जली झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे विचार विचार। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति के 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, यानी एक ही कवि विद्यापति के 2 प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किए, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया। देश भाषा और बोलचाल की भाषा, अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देश भाषा, इन सब दोनों भाषाओं को विद्यापति ने इस प्रकार से स्पष्ट किए। देशिन बावना सब जन मिठ्ठा, ते तेशन चंपौ अभट्ठा। ये किसका है? देशिन बावन सब जन मिठ्ठा, ते भट्ठा। ये है विद्यापति का। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा, कोष्टक में देसी भाषा क्या है? बोलचाल की भाषा। अगर आए देसी था, देसी भाषा क्या है तो कोष्टक में भी लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, देश बोलचाल की भाषा। देसी भाषा कहते हैं बोलचाल, सबको मीठी लगती है। क्या लगती है? बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, यानी अपनी देश को भाषा, अपने क्षेत्र का भाषा। इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। विद्यापति ने क्या कहा? भिन्न प्रचलित भाषा को देसी भाषा कहा था। हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से ये पृष्ठ 21 समाप्त होता है। नमस्कार। आशा करती हूँ ये वाचन आपको लाभ देंगे, यानी इसका आप उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।